second aspect is distribution of legislative subjects, in which the Constitution provides for a threefold distribution of legislative subjects between the center and the state. List 1 is the Union list, List 2 is the state list, and List 3 is the concurrent list. All these lists fall in the 7th schedule. Now, the Parliament has exclusive power to make laws with respect to any matter enumerated in the state in the Union list. Union list has at present 98 subjects and originally it had 97 subjects. तो पार्लियामेंट के पास पूरी होल सोल अथॉरिटी होती है टू मेक लॉज. जो भी यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड है उनमें पार्लियामेंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, जिसमें कि 98 सब्जेक्ट्स आते हैं. जो कि जब ये यूनियन लिस्ट आया था तो इट हैड 97 सब्जेक्ट्स, जिनमें से एक बढ़ाया गया है. तो यूनियन लिस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड ऑडिट, सो ऑन. The state legislature has, in normal circumstance, exclusive power to make laws with respect to any of matters enumerated in the state list. नॉर्मल सर्कमस्टांस का मतलब है कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, लाइक प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है, तो स्टेट के पास पावर है. जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड हैं, जो लिखे हुए हैं, उनके ऊपर वो लॉज बना सकती है. पहले इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे जो कि अब 59 हो गए हैं. कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, agriculture, local government, fisheries, market, gambling and so on. फिर concurrent list आता है जिसमें both the parliament and state legislature can make laws. तो कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रोसीजर, डाइवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस. इसमें 47 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जो कि बढ़ के 52 हो गए हैं. इसके साथ ही पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकता है, इवन इफ़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट. अगर स्टेट लिस्ट में भी वो सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड है, उसमें भी लिखा हुआ है, फिर भी पार्लियामेंट उस चीज़ पे लॉ बना सकता है किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में. जो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में हुआ था, उसमें एक स्पेशल प्रोविज़न था रिगार्डिंग GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके हिसाब से ये था कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही के पास पावर है GST के ऊपर लॉज बना सकते हैं, दोनों ही यूनियन और स्टेट. लेकिन पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू GST. मतलब कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है GST के ऊपर लॉ बनाने का, जहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स में हो रहा है. मतलब स्टेट के अंदर हो रहा है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर्स पे बना सकती है, बट अगर इंटरस्टेट हो रहा है तो पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर ओवर इट. फिर जो इसके अलावा जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा जो सब्जेक्ट्स बचते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स, और इनके ऊपर लॉ बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है. कि तो इससे इन सब से ये तो क्लियर है कि जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस का जो भी मैटर है या सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है. और यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के ऊपर डोमिनेंस रख सकता है, और स्टेट लिस्ट के ऊपर कॉन्करेंट लिस्ट का भी डोमिनेंस होता है. सो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर स्टेट और सेंटर का डिसीज़न ओवरलैप कर रहा है तो सेंटर का डिसीज़न ही माना जाता है. इन केस अगर किसी स्टेट लॉ को गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देता है उसकी कंसिडरेशन के लिए, और उसको कंसिडरेशन मिल भी जाती है प्रेसिडेंट से, फिर भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको उस डिसीज़न को ओवरराइड कर सकता है और उस लॉ को रोक सकता है.